ने आज जो फैसला फाइनल किया है उसमें उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का हुक्म किया है कि नाम न सिर्फ ECL से हटाया जाए बल्कि JIT की रिपोर्ट में भी अगर उनके खिलाफ कोई ऑब्जर्वेशन हैं तो उनको भी जो है उन्होंने कलअदम करार दे दिया। मैं समझता हूँ वो लोग जो पिछले कई माह से पाकिस्तान के अवाम का टाइम ज़ाया कर रहे थे, आज शायद उनके घर पे सफाई मातम होगा। आज उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि वो कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कैसे पेशन गोई करें, क्योंकि आज इंसाफ का बोलबाला हुआ है। तो अहम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो ये किया है कि इस मुकदमे को अब NAB के हवाले कर दिया गया है। ओमनी ग्रुप के असल जो कह लीजिए कि जो मालिक व मुख्तार है वो तो जरदारी साहब ही हैं और उनकी तरफ से कोई जो डिस्प्यूट है वो नहीं किया गया। ओहदों की वजह से नाम ECL के ऊपर डाले या निकाले नहीं जाते, किरदार की वजह से डाले और निकाले जाते हैं। वज़ीर आला का नाम आना जो है ECL के ऊपर शर्मिंदगी का बायस है, लेकिन वज़ीर आला का इतनी घनौनी करप्शन में नाम आना उससे ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस है। अल्टीमेट उसका JIT की अगर आप रिपोर्ट का सबसे आखिरी पैरा देखें जिसमें उनकी प्रेयर है कि वो मांग क्या रहे हैं या रिकमेंड क्या कर रहे हैं, उनकी जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि इस मामले को NAB के पास तफ्तीश के लिए पहुँचा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वही फैसला आया है जो इसमें रिकमेंडेशन थी JIT की। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। हुकूमत भी खुश नजर आ रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी ऑपोजिशन में बैठी ये जमात भी काफी खुश नजर आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस के हवाले से तफ्तीश जो है वो NAB के सुपुर्द कर दी है और साथ में ये भी कह दिया है कि ECL से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का और चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब का नाम निकाल दिया जाए। इस दिन में आज हमने देखा कि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब और शहजाद अकबर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वफाकी वजीर ने यह कहा कि आज भी इस हुकूमत का मुतालबा है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मुतालबा है कि चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक ये तहकीकात चल रही हैं, ताकि तहकीकात पर वो किसी सूरत जो है वो असरअंदाज ना हो सके। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ठग्स ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें एक इंटरवल जरूर आया है, लेकिन हुकूमत जो है वो सियासी तजावजात हटाने का क्योंकि इरादा रखती है, लिहाजा इस जिम्मे में वो काफी आगे बढ़ रहे हैं। शहजाद अकबर साहब ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, मीडिया से खिताब किया और उन्होंने साथ में ये कहा कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब हों, बिलावल साहब हों, मुराद अली शाह साहब हों, यानी जितने भी लोगों का नाम है इन सबको NAB के सामने हर एक चीज का हिसाब देना होगा, हत्ता के वो जो बकरों के जिक्र हुआ सदके के उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि सामने आई हैं, उसका भी उनको हिसाब देना पड़ेगा। यानी मुझे लगा कि हुकूमत भी बहुत खुश है कि भाई ये तफ्तीश जो है वो NAB के पास चली गई है और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी काफी खुश नजर आ रही है, चाहे वो सेनेटर मुर्तजा वहाब हो, लतीफ खोसा साहब हो या मुस्तफा खोकर साहब हो, सबके सब ये कह रहे हैं कि आज हमें इंसाफ का बोलबाला हुआ है और हमें रिलीफ मिल गया है इस आला अदलिया से। लेकिन असल में इन दोनों के बीच में एक्चुअली क्या होगा इस पर तो हम बात करेंगे। दूसरी तरफ आज फवाद चौधरी साहब ने यह भी फरमाया कि ये जितने भी एहतसाब के केसेस हैं जिनको ऑपोजिशन चीख पुकार करके इंतकाम कहती है, ये सब गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में इनका आगाज हुआ था, इनका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए आज की नशिस्त में हम ये बात करना चाहेंगे कि हुकूमत का फोकस क्या है, क्या इस एहतसाब के हवाले से जो कुछ भी हो रहा है उसका क्रेडिट ले रहे हैं या खुश हो रहे हैं, या फोकस जो है वो ये है कि ठग्स ऑफ पाकिस्तान जो उन्होंने नाम दिया है इस मुहिम के अंदर जो कुछ भी उनसे हो सका वो करते रहेंगे ताकि मेनोअन इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलो। हमारे साथ तशरीफ फरमा है कराची स्टूडियो में आफ्ताब सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। इस्लामाबाद में सीनियर तज्जिया निगार हैं ज़ैगम खान, आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राजा खुर्रम परवेज, आपका बेहद शुक्रिया। और लाहौर से हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं अली परवेज मलिक। आई स्टार्ट विद यू राजा खुर्रम, क्योंकि ये ज्यादा खुशी हैं या शायद आप हैं, मुझे नहीं पता, दोनों की खुशी का अंदाजा जवाब से मिल जाएगा। राजा साहब, पीपल्स पार्टी किस बात से खुश है
यू नो दैट नैब के अंदर जब असर नौ तहकीकात होंगी और नैब से तो सारे ही मुझे नाला नजर आते हैं सारी ऑपोजिशन पार्टीज, देन व्हाई द हैप्पीनेस? सिर्फ इसलिए कि ईसीएल से नाम निकालने का कह दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का और जरदारी साहब का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नादिया, आपने आज अपने प्रोग्राम में मदद किया। मैं आपका जवाब देने से पहले एक बात करना चाहूंगा कि पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी शुरू दिन से एक बात करती है, ये बड़ा एक हमारा वादे स्टांस रहा कि जो JIT है ये कोई आसमानी सहीफा नहीं है। और दूसरी बात है कि ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था। पहले तो हमें एतराज ये था कि ये कैसे मीडिया पे लीक हुआ, उसके बाद पहली चीज ये, फिर चीफ जस्टिस साहब ने खुद फरमाया कि इस पर आप डिबेट ना कीजिए, ये मामला कोर्ट में है। ये आगे चलते हैं। अब होता यह है कि जब JIT रिपोर्ट मीडिया पे आती है तो उस पर तरह तरह के तजज़िये पेश किए जाते हैं, नतीजे अख्ज़ किए जाते हैं। सही। और जिससे हमारी जमात की लीडरशिप की करेक्टर असोसिएशन होती है, परसेप्शन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आज मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस मौकफ की तायीद हुई है। जो हमारी रिजर्वेशंस थी, जो हमारे तहफुजात थे JIT के बारे में, आज वो बात सामने आ गई जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का उन्होंने कहा कि इनको आप JIT से इनका नाम निकाला जाए। बल्कि जहां जहां JIT में इनका तस्करा है, इनसे रिलेटेड कोई भी बात है, उसको आप JIT से डिलीट कर दें। और साथ ही साथ उन्होंने ECL से भी नाम हटाने का हुक्म दे दिया। तो मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी इखलाकी फतह हुई है। ये किसी की खुशी या गमी की बात नहीं है, ये हकाइक की बात है, और जब हकाइक पे मबनी बात होगी तो उसके अच्छे रिजल्ट ही आएंगे। अच्छा, सही। तो इखलाकी फतह आप लोगों की हुई है और आपने जाहिर है कि यू आर ऑल सेट टू कंटेस्ट द केस नाउ। मैं आपकी तरफ आऊंगी आफ्ताब साहब। गो के आप लोग कहते हैं, हुकूमत मुस्तकिल कहती है कि कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही, ये एहतसाब है जिसका आगाज आप लोगों ने नहीं किया, अभी तो आप लोगों ने शुरू ही नहीं किया, ये सब गुज़िश्ता दौर के। लेकिन ये जिस हिसाब से उमूमी तौर पर मैं कहूंगी रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कभी तो शहजाद अकबर साहब आते हैं, कभी फवाद चौधरी साहब आते हैं और करप्शन के हवाले से कि ये भी है, ये भी हो रहा है, ये भी हुआ करते हैं, तो लगता यह है कि हुकूमत क्रेडिट ले रही है इस चीज का कि जैसे कि वो मतलब यू नो ऑन द फेस ऑफ इट ऑपोजिशन को भी यही शिकायत रहती है कि जैसे कि आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं उसे करने दें, आपने तो फैसलों को इम्प्लीमेंट करना है ना। मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट को इसका क्रेडिट लेना चाहती है। एक्चुअली ये तो सोमोटो एक्शन था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने लिया 27 जून के ऊपर, जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने भी कहा। तो और इसके बाद इसे JIT का उन्होंने 6 सितंबर को JIT इसकी तश्कील दी। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का तो कोई ताल्लुक नहीं, और PTI की गवर्नमेंट तो 25 जुलाई को आई है और 17-18 अगस्त को हमने ओथ लिया है। उसके बाद JIT की रिपोर्ट आ गई 24 दिसंबर को, जो प्रेजेंट की गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उसके ऊपर यह हुआ कि JIT ने अपनी रिकमेंडेशन दी कि 172 लोगों के नाम ECL में डाल दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, गवर्नमेंट से आप बात करें। गवर्नमेंट ने ये 172 लोगों के नाम ECL में डाल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ECL का नाम निकाल दें, तो वो नाम निकाल दिए जाएंगे, जैसा कि फवाद चौधरी साहब ने भी कहा। तो इसमें क्रेडिट लेने या देने वाली बात नहीं, ना खुशी की बात है, ये तकलीफ दे बात है कि अगर ये हुआ है, फेक अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नैब के वो केस ये दे दिया गया है, अगर इसमें कोई इन्वॉल्व है तो जाहिर है ऑब्वियसली। डू यू नॉट बिलीव कि लोग जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है आपका हक है, आप करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताएं लोगों को कि अब हमें हुकूमत ने ये कहा है कि ECL से नाम निकाल दिया जाए, अब हमें सॉरी अदलिया ने कहा है, और अब अदलिया ने कहा है कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं मुस्तकिल। लेकिन बात ये है कि मैंने कहा ना कि ये करप्शन के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, सो व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू इट, हम तो व्हाई द प्रेस कॉन्फ्रेंस? आपका फोकस ये तो बताए ना कि लोगों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। देखें, करप्शन के ऊपर एक मैंडेट लेके PTI अपनी गवर्नमेंट आई है और ये कहा है कि हम करप्शन का खात्मा करेंगे। दो किस्म से, एक तो ऊपर से टॉप टू बॉटम चलेगा मामला, और एक मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर कि मनी लॉन्ड्रिंग को भी रोका जाएगा। अब ये तो वो केसेस हैं जो हमारे दौर में भी नहीं बने। अब हमारे दौर में अगर कोई केसेस बनेंगे तो फिर तो पता नहीं कितनी चीख पुकार होगी, न जाने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, फिर कितनी होंगी। तो पुराने हैं, इसमें हमारा ना लेना ना देना। एक चीज है, अगर हम ये करप्शन के हवाले से बात ना करें तो हम सारी अपोजिशन हमसे खुश होगी। वही पुराना हम 10 साल वाला सिलसिला शुरू करते हैं, मुक मकाव वाला, हम भी उसी लाइन में लग जाएं इस मुल्क का। तो फिर आपको मालूम है कि करप्शन के अलावा लोग बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, आपके अवाम बहुत जानना चाहते हैं कि PTI की हुकूमत उनसे किए गए वादों में कहां कहां आगे बढ़ रही है। जो हमें विरसे में जो चीज मिली, इकोनॉमी मिली, उससे तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कल के विजिट के बाद से
खासी बेहतर सूरत हाल हुई है। और आप देखेंगे पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बेहतर हो रहा है, ये आप लोग भी जानते हैं, सारा पाकिस्तान जानता है। और कल जो हमें बेल आउट जो पैकेज मिला है जी हाँ, जिसमें 3 बिलियन का लोन है, सॉफ्ट लोन है जो 2.8% के ऊपर, 3.2 बिलियन का डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस जो होगा, जो ऑयल रिफाइनरी आएगी, जो इन्वेस्टमेंट वहां से आ रहा है, चाहे वो तामीरात में हो या दो डिफरेंट चीजों में ऑयल रिफाइनरी की तरफ, वो एक बड़ा जबरदस्त चीज होगी जिससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी। इसी तरह कतर के साथ जो बातचीत चल रही है, वहां पे कोई 1 लाख नौकरियों की बात हो रही है कि पाकिस्तानी वहां जाएंगे और सर्व करेंगे, इससे रेमिटेंसेस भी बढ़ेंगी। जो हमारा डेफिसिट था, असल तो ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्रेड डेफिसिट कम किया जाए। जो 20 बिलियन का था, 60 बिलियन की हमारी इंपोर्ट थी और 20 बिलियन की एक्सपोर्ट थी, 40 बिलियन जिसमें से ऑफसेट 20 बिलियन रेमिटेंसेस से हो जाता था। ये सारी बातें बताया करें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, ताकि लोगों के अंदर एतमाद हो। आप मुझसे पूछिए, मैं बता रहा हूं, फवाद भी बता रहे हैं, नहीं बता रहे, बड़ा कम बताते हैं वो, ज्यादातर 20 बिलियन का जो डेफिसिट है वो कैसे पूरा होना, जिसकी वजह से प्रेशर आया, डीवैल्यू होगी रुपी, तो इससे पर काम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह वेंटिलेटर से निकल गए हैं। और अब IMF वाला, ये तो असद उमर साहब बहुत पहले कह चुके थे कि द डेफिसिट वाली कहानी इज ओवर। और IMF वाला भी सिलसिला जो है ना अभी इस साल के लिए तो जो मुझे नजर आता है वो खत्म हो गया है। नहीं जा रहे IMF, मेरा अपना पर्सनल ये ख्याल है। असद उमर साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, वो ऑफिशियल होगा। जी मैं बता रहा हूँ ना कि जितना ट्रेड डेफिसिट था और जितना हमारे पास जो आए हैं लोन की सूरत में या डेफर्ड पेमेंट की सूरत में, ये हम इन्वेस्टमेंट अपने लोगों पे नहीं कर रहा है, ये ट्रेड डेफिसिट और दूसरा जो है ना डेट डेफिसिट, डेट सर्विसिंग के ऊपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ऑफिशियल अकाउंट हमें नहीं पता अभी। अभी नहीं, आपको भी नहीं पता। चले आगे बढ़ने दीजिए मुझे, क्योंकि आज जरा इस केस के हवाले से हम बात कर ले। ज़ैफ़म, मुझे प्लीज बताइएगा कि जैसे अभी आफ्ताब साहब भी फरमा रहे हैं और फवाद चौधरी साहब भी फरमाते हैं, शहजाद अकबर साहब भी फरमाते हैं, मुख्तलिफ वफाकी वज़रा कहते हैं कि इस एहतसाब से इस मौजूदा हुकूमत का कतन कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा ऑपोजिशन जो ये इल्जाम लगाती रहती है कि इंतकाम हो रहा है, एहतसाब नहीं हो रहा, ये सब गलत है। दूसरी तरफ उन्होंने साथ में फवाद चौधरी ने आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि दरअसल, और आपको बाद में पता चलेगा कि ओमनी ग्रुप के असल मालिक जो हैं वो आसिफ अली जरदारी ही हैं। क्या आप नहीं समझते कि इस किस्म के बयानात से ये भी अखज़ किया जाएगा और ये तासुर डेवलप होता है बड़ा स्ट्रांगली कि हुकूमत जैसे असरअंदाज हो रही हो केस पे या फिर अदलिया पर प्रेशर डाल रही हो, ठीक उसी तरह जैसे जब ये सब लोग बोलते हैं तो हुकूमत कहती है ये NRO मांगते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से है नातिया। आप ये देखिए कि एहतसाब की जो साख होनी चाहिए थी और हुकूमत को उसको साख को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए थी, उसकी बजाय हुकूमत मुसलसल एहतसाब और सियासत को खल्त मल्त कर रही है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि एहतसाब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, साथ ही आप देखें कि जिस ही GIT की रिपोर्ट आई तो एक तरीके से हुकूमत ने सिंध पर यलगार कर दी और ऐसा लगता था कि हुकूमत सिंध की हुकूमत को गिराने के लिए वफाकी हुकूमत हरकत में आ गई है। इस तरह के बयानात, इस तरह के दौरे, इस तरह की सब बातें शुरू हो गई। तो इस तरह सियासत और एहतसाब को मिलाने से एक तो यह है कि एहतसाब की जो साख है जो पाकिस्तान में पहले ही बहुत प्रॉब्लमैटिक है वो खराब हो रही है। देखिए GIT इस वक्त एक तफ्तीश है और उस तफ्तीश के बारे में अदालत में गुफ्तगू की जाती है, उसको जांचा जाता है, परखा जाता है, मुल्जिमान अपनी सफाई लाते हैं, गवाहान लाते हैं, सबूत आए जाते हैं, उसके बाद अदालत परख कर कोई फैसला करती है। और अभी आप देखिए GIT की रिपोर्ट भी कंक्लूसिव नहीं है, इसको भी मजीद तफ्तीश के लिए 2 महीने के लिए भेजा गया है नैब को। नैब फिर तफ्तीश करेगी और उसके बाद फिर नैब जो है वो रेफरेंस फाइल करेगी और नैब अदालत में जाएगा या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो देख रही है वो जो फैसला करेगी उस तरफ मामला जाएगा। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत ही सियासी उलझाव पैदा कर दिया है हुकूमत ने और ऐसे लगता है कि वो इसको इस्तेमाल कर रही है। इस वक्त जो उसकी पहले शुरू में 5 महीने में नाकामियां हैं, खास तौर पे माशी तौर पर मामलात को हैंडल करने में जो उनकी नाकामियां हैं उनको छुपाने के लिए वो मुसलसल जो उनका पुराना नैरेटिव था कि पुरानी हुकूमतों ने ये बुरा किया, ये बुरा किया, ये बुरा किया, उसमें ही फंसी हुई है, बजाय इसके कि वो अब बताए कि अब वो क्या अच्छा करने लगी है और उन्होंने क्या अच्छा किया है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं जरा गुफ्तगू थोड़ी आगे लेकर चलती हूँ। अली परवेज साहब से जरा पूछते हैं। अली परवेज मलिक साहब, जो ये शिकायत रही
चंद मैं कहूंगी जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में नाला नजर आए थे, पनामा वाले केस में भी, कि आपने इस मामले को नैब पे भेज दिया, और इसी तरह से आज एक तरह से फिर ये सब कुछ लग रहा है कि जैसे पीपल्स पार्टी भी उसी कश्ती में जाने वाली है जिसके आप सब सवार रहे हैं, आपकी क़यादत, आई मीन टू से। आपको ऐसा लगता है कि आज एक तरह से रिलीफ मिला है पीपल्स पार्टी को, या आप ये समझते हैं कि अभी तो म्यूजिक आना बाकी है? देखिए नादिया, ये इस चीज का बेनिफिशियरी कौन है, आई थिंक ये सेकेंडरी बात है। जो मेन बात है वो ये है कि जी शायद जो अपोजिशन का स्टांस था कि ड्यू प्रोसेस के साथ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, शायद उस प्रोसेस की जीत हुई है। क्योंकि आप जानती हैं कि जेआईटी की जो एक्सरसाइज थी वो सिर्फ एक फैक्ट फाइंडिंग स्टडी थी। अब ये रिपोर्ट किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास जाएगी या ट्रायल में जाएगी, तो जो लोग इसमें अक्यूज्ड हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपनी आके वर्जन को आके एक्सप्लेन करें या उसको डिफेंड कर सकें। और इसके साथ जो एहतसाब का प्रोसेस है वो प्रोसेस स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि आपके प्रोग्राम के अंदर भी आके और हर जगह के ऊपर हमारी पार्टी का एक ही स्टांस रहा है कि हमें अकाउंटेबिलिटी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उस वक्त अराइज होती है जब आप इस अकाउंटेबिलिटी की एक्सरसाइज को एक पॉलिटिकल विंच हंट के तौर पे इस्तेमाल करें, जब नजर आए कि आप डबल स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करते हैं। मुराद अली शाह साहब और शहबाज शरीफ साहब के लिए मयार कोई और है, परवेज खटक साहब या सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके लिए मयार और है। अब हम उम्मीद ये रखते हैं कि अब ये सुप्रीम कोर्ट ने मामला इंट्रस्ट कर दिया है नैब को टू इन्वेस्टिगेट, तो उसके अंदर वो जो भी लोग अक्यूज्ड हैं उनको एक प्रॉपर हियरिंग देंगे और उसके मुताबिक मेरिट के ऊपर चीज को आगे लेके चलेंगे। सही। अब जहां तक आपने बात की और पीटीआई से जो हमारे दोस्त आए हुए हैं, आफ्ताब साहब, उन्होंने बात की कि जी इकोनॉमी बहुत बेहतर है और अब हमें इस किस्म की कोई चीज करने की जरूरत नहीं है कि हम डिस्ट्रैक्ट करें लोगों को। तो मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूं जिससे इनकी गवर्नेंस जो है आपके सामने अयां हो जाएगी। अच्छा, नहीं, गवर्नेंस पे आप आइएगा अली परवेज साहब, जरा मैं खुद भी हम जरा हुकूमत से तो पहले जान लेना कि ये कहते हैं कि मईशत में जो वो एकदम बहुत ज्यादा प्रेसिंग इश्यूज थे वो अल्लाह का शुक्र है कि ये हल करने में कामयाब हो गए हैं। एहतसाब इन्होंने अभी खुद से कोई नहीं हो गए ना, अभी आप ना कहे ना, हुकूमत बता रही है तो हो गए हैं। दूसरी तरफ एहतसाब करप्शन के खात्मे के नाम पर आई इस हुकूमत ने अभी खुद आफ्ताब साहब ने कहा अभी हमने कुछ नहीं स्टार्ट किया है एंटी करप्शन केसेस, ये सब पिछले हैं जो चल रहे हैं। हुकूमत का फोकस हम जानना चाहते हैं, देन व्हाट इज इट राइट नाउ? इकोनॉमी सॉर्टेड आउट, करप्शन की चीजें अभी वो पिछली जो है वो उसी को जाहिर है जो कुछ भी मांग रही होगी जो हुकूमत को करना होता है एज एन इम्प्लीमेंटिंग एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो कर रही होगी। सो व्हाट इज द फोकस ऑफ दिस गवर्नमेंट जब वादे बहुत सारे किए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इन हिज फर्स्ट स्पीच? लेट्स टॉक अबाउट दिस राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब से, जैहम खान से, अली परवेज मलिक और राजा खुर्रम परवेज से। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट केस के हवाले से तहकीकात जो है वो नैब के हवाले कर दी है या सुपुर्द कर दी है, उस पर हम बात कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीजें आप लोग कर गुजरे हैं, जाहिर है इन 5 माह से अब ज्यादा ही हो गए। इस वक्त हम जानना चाहते हैं कि हुकूमत का फोकस क्या है? देखिए, अभी तो हम डेट सर्विसिंग से निकल रहे हैं और इसके बाद अब इस्लाहात पे चीज़ें आएंगी और एफबीआर पे भी रिफॉर्म आ रहा है, बल्दियाती इदारों में भी रिफॉर्म आना है, पुलिस रिफॉर्म्स आने हैं और राइट डिसीजंस हमने पिछले 4 से 5 महीने में लिए हैं एक राइट ट्रैक पे चढ़ने के लिए। और राइट डिसीजन वक्ती तौर पर तकलीफ दे जरूर हो सकते हैं। आने वाला वक्त जबकि आपकी सारी ब्लीडिंग रुक जाएगी, आपके करप्शन रुक जाएगी, मनी लॉन्ड्रिंग रुक जाएगी, इससे इकोनॉमी पे भी बेहतर असरात आएंगे। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि अगला बजट बड़ा पॉजिटिव होगा, बड़ा बेहतर इस मुल्क के लिए। और अभी तो हमने तो स्टार्ट ही लिया है इस्लाहात की तरफ। ठीक है, तो फोकस अब आपका रिफॉर्म्स के ऊपर जा रहा है कि रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, चाहे वो एफबीआर का ये इल्जाम है कि 5 महीने में हमने किया कि हम तो ये कहते हैं कि पिछले 10 साल में जो हमें जिस कंडीशन में ये गवर्नमेंट मिली है, जिन हालात में मिले हैं कि तमाम इदारे पोलिटिसाइज होकर तबाह बर्बाद हो गए। अगर आप सिंध की एग्जाम्पल दे दें, कराची की एग्जाम्पल दे दें, कोई इदारा यहाँ पे काम नहीं कर रहा। लोग कंफ्यूज हैं कि केएमसी के पास जाएं, डीएमसी के पास जाएं, केडी के पास जाएं, सिंध गवर्नमेंट उसके पास जाएं, तो लोग खुद कंफ्यूज है। हमें और या कैंटोनमेंट के पास
जाए। हम इलेक्टेड मेंबर्स भी बाद दफ़ा कंफ्यूज होते हैं कि किसकी जुरिडिक्शन है, और तमाम इदारे स्पेशली कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपकी इजाज़त दें तो 1-2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। कराची में तो इस वक्त पूरा सूरत हाल खराब है, और ज़ाहिर 18 अमेंडमेंट के साथ के बाद हम फेडरल गवर्नमेंट जो है सिंध गवर्नमेंट के बगैर तो आगे नहीं बढ़ सकती है। हम चाहते भी हैं कि सिंध गवर्नमेंट ऑन बोर्ड हमारे साथ रहे, और जो भी हम फंडिंग करना चाहते हैं कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी ने उसके एक पैकेज तैयार किया है, और इंशाल्लाह 10 तारीख को हम गवर्नर सिंध को पेश कर रहे हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर उसका अनाउंसमेंट करेंगे। उसमें हम चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ आए कराची की बेहतरी के लिए, रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिक्स से हट के काम करना होगा, क्योंकि कराची तबाह बर्बाद हो चुका है। ना यहाँ पे पानी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीवरेज के हालात आप देखें तो बहुत ही पसमानदा। ठीक है, कराची के मसाइल अपनी जगह है ज़ैगम, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कराची के मसाइल बिल्कुल हैं। आप बिल्कुल इस पर सिंध हुकूमत को भी रेप्रिमांड करें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को भी करें, नो डाउट अबाउट दैट। बट अगर आप एज एन एनालिस्ट देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उन चीजों को टैप करती है जो कि वीकनेसेस हैं ऑपोजिशन पार्टीज की, बट जो चीजें उनके पास खुद हैं, जैसे कि एक विफाक है इनके पास, एक पंजाब है इनके पास, एक खैबर पख्तूनख्वा है इनके पास, बलूचिस्तान में भी आप कह लीजिए कि मोर और लेस यही हैं, वहां पर ये क्या काम कर रहे हैं। वो तमाम रिफॉर्म्स, इन्होंने एफबीआर का जिक्र कर दिया, इन्होंने रेमिटेंस के हवाले से बात की, पर वो जो एक पहली स्पीच थी ज़ैगम, क्या आप नहीं समझते कि लोग अब वो उसका भी इंतजार कर रहे हैं कि जब आपने कहा था कि कवानीन में बेहतरी लाने की जरूरत है क्योंकि फरसूदा निजाम है, यहां तो एक कानून ना बना, आपने ये कहा था कि इंसाफ का मॉडल सही करेंगे क्योंकि जनरेशन दर जनरेशन केसेस चलते रहते हैं, उस पर क्या हुकूमत काम कर रही है ये आकर नहीं बताती। एजुकेशन की एक हम यूनिफॉर्म पॉलिसी लेकर आएंगे, उस पर कितना काम हुआ ये नहीं पता चल रहा। लोगों के रोजगार के लिए आप क्या कर रहे हैं, कहां से आगाज ले रहे हैं ये नहीं पता चल रहा। क्या वजीर आजम को कोई ये बता रहा है कि नाउ पीपल आर अवेटिंग दिस? मेरे ख्याल है वजीर आजम साहब को कोई सच नहीं बता रहा है, उनको कोई ब्रीफ नहीं कर रहा है, और उनको ये नहीं बता रहा कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो सिर्फ अपोजिशन की पिटाई से हल नहीं होंगे। इसके लिए रिफॉर्म करनी होगी और सीरियस रिफॉर्म्स करनी होगी, और रिफॉर्म करने के लिए आपको लेजिस्लेशन करनी होगी, और लेजिस्लेशन के लिए आपको इत्तफाक राय डेवलप करना होगा। और करप्शन को अगर खत्म करना है तो करप्शन का मतलब सिर्फ माजी की करप्शन नहीं होता, आपको सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, आपको अपनी गवर्नेंस का रिफॉर्म करना होगा, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करना होगा, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म करना होगा। कहीं भी हमें रिफॉर्म की तरफ जाते हुए नजर नहीं आते, और जो चीजें बहुत बड़े रिफॉर्म के बगैर ठीक हो सकती थी, जिस तरफ जाना चाहिए था, उधर हमें कुछ नहीं नजर आ रहा, मामला डिटेरियरेट होते नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप सर्कुलर डेट का मसला लीजिए कि लोग बिजली की चोरी होती है, लोग बिल नहीं देते और अरबों रुपए हमारे सिस्टम में जमा हो जाते हैं। अब हुआ यह है कि सर्कुलर डेट के बढ़ने की रफ्तार पहले से भी ज्यादा हो गई है, यानी बिजली की चोरी और सिस्टम की खराबी में पहले से भी ज्यादा इजाफा हो गया है, बजाय इसके कि जैसे ही ये आते तो ये उसको खत्म करते, क्योंकि इनका बहुत बड़ा इतराज था। वो कह रहे नंबर्स बताएं साहब, आफ्ताब साहब कह रहे हैं कोई नंबर्स बताए ना, ऐसे आप कैसे कह सकते हैं कि बिजली की 1000 अरब रुपए सर्कुलर डेट ऐड हो रहा है। जी 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 कहिए जी 150 बिलियन डॉलर से 150 अरब रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है इनके दौर में। 1000 अरब रुपए ये कहते हैं कि था, 500 अरब वो था जो पीएमएलएन गवर्नमेंट ने लॉक कर दिया था, एक साइड पे रख दिया था, 500 रुपया फिर बढ़ गया। आपके बिजली के सिस्टम में कोई रिफॉर्म नहीं हुई। इस स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो 1000 अरब रुपए का साल का घाटा करती हैं, वादा यह किया गया था कि एक होल्डिंग कंपनी में उनको उठा के रख दिया जाएगा। मलेशिया में एक ऐसी ही कंपनी का मॉडल हमें बताया गया था कि खजाना कंपनी जिस तरह उनकी है उस तरह का मॉडल बनाया जाएगा। आप बताइए क्या किया गया? पीआईए में मजीद अरबों रुपए डबोए गए हैं, लेकिन कोई रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं की गई। आपको खुद इकोनॉमी के इंडिकेटर्स खराब होते नजर आते हैं। 30% कीमत गिराने के बावजूद रुपए की आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गई है, आपकी जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गई है। मार्केट को कुछ पता नहीं है कि ये क्या करने जा रहे हैं, इसलिए
कि रिफॉर्म का कोई मॉडल, कोई पॉलिसी टेबल पर नहीं रखी, सही, ना इकोनॉमी की ना किसी और चीज की, इंतहाई अनसर्टेनिटी है और उसको ये काउंटर कर रहे हैं पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा के। हालांकि पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ाना तो हमेशा अपोजिशन के हक में जाता है। इस स्टेज में जब उन्हें कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए था और रिफॉर्म की तरफ जाना चाहिए था, उस वक्त ये पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसलिए कि ये तैयारी के बगैर आए हैं और इस 5 महीने में भी कुछ पॉलिसी इन्होंने नहीं बनाई है, कुछ रिफॉर्म का एजेंडा अभी तक नहीं बनाया, हमारे सामने नहीं रखा, वरना हम उस एजेंडे पर गुफ्तगू कर रहे होते। हम ये गुफ्तगू क्यों जनरली कर रहे होते? सही। आप ये कह रही होती कि इकोनॉमी के रिफॉर्म का ये 3 साल का एजेंडा है, इस पर क्या राय, हम उस पर बात कर रहे होते। सही। सिविल सर्विस रिफॉर्म के डॉक्यूमेंट पर हम गुफ्तगू कर रहे होते। फॉर गॉड्स सेक हम ये गुफ्तगू ही क्यों कर रहे होते? बिल्कुल। अली परवेज मलिक को भी ऐड करने थे, फिर आप इसका जवाब आफ्ताब साहब देना चाहेंगे। और राजा साहब से भी मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पूछनी है, बिकॉज इट कम्स टू हिज, आई थिंक उनके लिए बहुत अच्छी होगी। बट अली परवेज, आप कह रहे थे ना कि नहीं, इन्होंने क्या बेहतर किया, इन्होंने बताया कि बहुत क्राइसिस में सिचुएशन थी जिसे इन्होंने अब ओवरकम कर लिया है। देखें, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा जो जैगम साहब ने बात की, वो इन्होंने बड़ी मुनासिब बात की है कि किस तरह से ये अकाउंटेबिलिटी और पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा के डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनकी अपनी तैयारी जो है वो 0/0 है। अब आप किसी भी शोबे के अंदर उठा के देख लें, अभी ये जो सर्कुलर डेट की बात कर रहे थे, डेली 1.5 से 2 अरब रुपए सर्कुलर डेट ऐड हो रहा है, और दिस इज इन एन एनवायरमेंट जब ब्रेंट की प्राइस $80 से गिर के $50 के ऊपर आ गई हुई है। इन्होंने शायद अपनी गवर्नेंस का और अपनी जो परफॉर्मेंस का मेयार ये रखा है कि अपने दोस्तों से जाके मांगे के पैसे हम कितने लेके आ जाएंगे, शायद इसी तरह हमारा ये मुल्क चलेगा। आप अगर बैठ के हिसाब बनाएं, ये तकरीबन 11 से 12 बिलियन डॉलर अपने दोस्तों से मांग के लेके आ गए हैं। उसके बाद इनको $2-2.5 बिलियन का साल का रिलीफ मिल गया है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस कम हो गई हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद मांगने वाली बात पे तो मैं ये कहूंगी, देखिए आप लोगों की हुकूमतें भी मांगती थी, ऐसी बात ना करें। वो दोस्त सांझे दोस्त हैं भाई, पाकिस्तान के, इनके पर्सनल थोड़ी है। आपसे बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो ये है कि आप पैसे जरूर मांगे, पहले अपने घर को इन ऑर्डर करें, बिकॉज आज भी आपका $250 मिलियन पर वीक हेमरेज हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि जो आप दोस्तों से पैसे लेके आए हैं, जो इंटरेस्ट आप होल्ड कर रहे हैं, वो आप उनको स्क्वांडर कर देंगे, बिकॉज आप अपना घर इन ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। एक्सपोर्ट आज भी डिक्लाइन कर रही है। 5 महीने के अंदर इन्होंने $9.2 बिलियन की एक्सपोर्ट अचीव की है, जिसका मतलब यह है कि साल के अंदर $22 बिलियन की एक्सपोर्ट होगी। मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने जब हुकूमत छोड़ी 2018 के अंदर $23.5 बिलियन के ऊपर इनको एक्सपोर्ट दे के आए। तब भी वॉल्यूम ज्यादा नहीं थे, अगर वॉल्यूम ज्यादा नहीं हुए थे तब भी। लेट मी ऑल्सो टेल यू, एड ओवर हियर, एक्सपोर्ट की जब वॉल्यूम की बात करें तो ना आप कर सके ना ये कर सक रहे हैं। नो, हमारा 2017 के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर था, एक्सपोर्ट ड्रॉप करके $20.5 बिलियन पे गई थी। आखिरी साल जब प्राइम मिनिस्टर्स एक्सपोर्ट पैकेज आ गया तो आपकी एक्सपोर्ट ने $3 बिलियन का रिकवरी की थी, एंड फाइनेंशियल ईयर एंड 2018 में $23.5 बिलियन पे क्लोज हुई थी। अच्छा, चलिए मुझे एक छोटी ब्रेक लेने दें। आप इनको बहुत सारे फिगर्स दे सकते हैं, जैसे वो क्या कहते हैं, मैंने कहा ना बिल्कुल कि यहाँ पर इस कदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस 5 माह में हो गई हैं, वो शिकवा जवाब शिकवा के तौर पर। लेकिन अब तक जो बात जैगम कह रहे हैं कि हम ये बात ही क्यों कर रहे हैं, हमें ये बात करनी चाहिए थी कि जी ये जो रिफॉर्म्स आए हैं इसमें ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, ये पॉइंट बड़ा गलत है, इसको ये करना चाहिए, ये सब अभी तक नजर नहीं आया। ये कब से शुरू होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन राजा खुर्रम परवेज साहब से हम बात करेंगे कि जो सिंध की और कराची का ये बार बार जिक्र करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, एक तरफ आप लोग जाहिर है कि अब इस केस के हवाले से भी एक टिफ में हैं इनके साथ, गो कि इन्होंने इसका आगाज नहीं किया था, लेकिन यहां मामला ज्यादा खराब नजर आते हैं वफाक और सिंध हुकूमत के बीच। क्या इसके सारे ताने बाने हम कहें इसी JIT और इन सब से रिलेटेड हैं, या देयर इज मोर टू इट? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। राजा खुर्रम परवेज से मैं गुफ्तगू आगाज करूंगी अपने इस प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में। राजा साहब ये फरमाइएगा कि देखिए सिंध में और विफाक में अब बहुत ज्यादा दूरियां नजर आ रही हैं, और ऐसे में बहुत सारे वो काम जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को करने चाहिए हैं, बिल्कुल करने चाहिए, जो कि 10 साल में आप लोग बहुत कुछ ना कर पाए इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए,
वो ऑप्टिक्स जिसे हम कहते हैं वो ये करेंगे, बिकॉज यू नो दे हैव टेकन द ओनर्स ऑफ कराची। वो आरओ प्लांट लगाने जा रहे हैं, वो चमकता दमकता कराची के नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है उन्होंने, जहां सफाई की मुहिम का भी आगाज हो रहा है। सो ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बिगर पिक्चर जरा डिफरेंट होती है। सूबों को विफाक ने साथ लेकर चलना होता है एंड वाइस वर्सा। बहुत सारे काम विफाक ने करवाने हैं सूबे में, इस शहर में। ये सब मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? नादिया, सिंध पर आने से पहले 3 छोटे से पॉइंट्स उन पर जल्दी से बात करके फिर मैं सिंध की तरफ आता हूं, जो पहले डिस्कशन प्रोग्राम में हुई। पहली जी इकोनॉमी की बात की गई, मईशत की। देखिए जी, कारकर्दगी हुकूमत की है ही नहीं तो क्या बात करें, या तो कारकर्दगी हो तो हम उस पर बात करते। इकोनॉमी की जब आप बात करते हैं तो आप ये बात ध्यान में रखें कि खान साहब ने ये वादे किए कौम से, इनके बड़े बड़े ऊंचे क्लेम्स थे कि जैसे ही मैं हुकूमत में आऊंगा तो $200 बिलियन आ जाएगा मुल्क में। ये आप निकालें, नेट पे अवेलेबल है तकरीरें पीटीआई के रहनुमाओं की, आप उनकी नजर से गुजरा होगा। अच्छा, वो तो दूर की बात है, डॉलर 10-10 रुपए की जंप लेता है और वजीर आजम साहब कहते हैं कि मेरे इल्म में ही नहीं। वजीर आजम साहब की बेखबरी का आलम है कि वो मीडिया को कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि 10-10 रुपए की जंप खा के डॉलर ऊपर जा रहा है, कर्जा आपका डबल हो रहा है, इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है। जितनी अनसर्टेनिटी इस वक्त पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में और कारोबारी तबके में तारीख में कभी नहीं थी। पता नहीं वो 50 लाख घर कहां गए जिनका दावा किया गया था, वो क्या हवा में बन रहे हैं? वो जो 10 मिलियन नौकरियों का दावा वादा किया गया इस कौम के नौजवानों से, वो भी हमें देखने को नहीं मिलता। तो इकोनॉमी के तो बहुत बुरे हालात हैं और मेरा नहीं ख्याल कि ये इस काबिल है कि ये इस मुल्क को संभाला दे सके इकोनॉमी को। अगली बात जो मैं करना चाहूंगा, कानून साजी की बात हुई। देखें जी, बुनियादी जो काम है पार्लियामेंट का वो लेजिस्लेशन है, सबसे अहम और बुनियादी काम। और इनकी हट धर्मी की वजह से आज 5 महीने होने को आए हैं और एक भी कानून नहीं बना, एक भी कानून साजी का अमल ना हो सका। तो इससे ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस किसी गवर्नमेंट की क्या होगी? उसमें आप लोग भी शामिल हैं भाई। कमेटीज तश्कील होने में कितना टाइम लगा, ऑपोजिशन अड़ी रही कि शहबाज शरीफ साहब बनेंगे तो ही सब कुछ होगा। नादिया, मैं उसी तरफ आ रहा था, अगर उसमें डिले आया है तो मैंने वर्ड यूज किया इनकी हट धर्मी। ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना हुकूमत वक्त का काम है। जब हुकूमत वक्त ही खुद कंटेनर मोड और अपोजिशन मोड से बाहर नहीं आएगी तो फिर यही मामलात होंगे जो आपको देखने को मिल रहे हैं। और अब मैं जेआईटी रिपोर्ट पे आऊंगा। देखिए जी, जेआईटी रिपोर्ट को जब पीटीआई वाले हमारा मीडिया ट्रायल करते हैं और जेआईटी रिपोर्ट को फैसला मानकर उस पर बात की जाती है, फैसला मानकर। हालांकि ये एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है जो अभी नैब में गई है, नैब में इस पे इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है उस पर बात होनी है, फिर इसने अल्टीमेटली कोर्ट में जाना है। लेकिन इस तमाम अरसे में जो हमारी जमात का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और हमारी लीडरशिप का जो मीडिया ट्रायल किया गया, जो उनकी किरदार कुशी की गई, उसका मदावा कौन करेगा? ये सवाल आपके पे छोड़ के जाऊंगा। और अब मैं आता हूं सिंध गवर्नमेंट की तरफ। सिंध की हुकूमत पे आता हूं। देखिए जी, बड़ी शौक से ये चले थे, बड़े दावे करके चले थे सिंध हुकूमत को गिराने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इतनी वाज़ेह मेजॉरिटी सिंध में मौजूद थी कि जितने शौक से और जितनी जल्दी गए थे उतने ही जल्दी वापस आ गए और ठंडे ठार होकर अब ये बैठ गए हैं। अच्छा। अगर सिंध में हमारी कारकर्दगी नहीं है, अगर हमने डिलीवर नहीं किया सिंध के लिए, तो फिर क्यों हमें अवाम वहां पे बार बार वोट देते हैं और धांधली ये करते हैं? लेकिन क्योंकि सिंध में मार्जिन इतने बड़े हैं कि वहां पे इनकी धांधली भी काम नहीं आती। और बाय द वे, अगर आप देखना चाहते हैं कि सिंध में हेल्थ सेक्टर में क्या हुआ है तो चलें सखर चलें, आप लाड़काना चलें। हम आपको वहां पे हार्ट की जो फैसिलिटीज बनी है, दिल के अस्पताल की, जो किडनी सेंटर है, लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर्स है, थर में सिर्फ हमने 7,000 से ज्यादा जो हैं वो पानी के साफ पीने के प्लांट्स लगाए हैं। तो ये जो बात प्रोपेगेंडा किया जाता है, अगर किसी को शक है तो हमारे साथ चले। सिंध के अवाम की हमने खिदमत की है और सिंध के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया। चलें, अब आफ्ताब साहब को जरा जवाब देने दें, क्योंकि वो आप सारों के फिगर्स, जितने जहन जो फिगर्स कह रहे हैं उनको भी वो कहते हैं कि बिल्कुल गलत फिगर्स बता रहे हैं। अली परवेज साहब को तो खैर वो बिल्कुल नहीं मानते। जी आफ्ताब साहब। जी ठीक है। जिस वक्त परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट गई और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, 2013 में पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट गई है तो 450 अरब रुपए का सर्कुलर डेट छोड़ के गई। ठीक है। और जो अब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट 2018 में गई है तो 1300 अरब रुपए का सर्कुलर डेट। ठीक है। अब 5 महीने में डबल नहीं होगा, जिसने भी ये नंबर दिए हैं। ठीक है, 1500 अरब की बात कर रहे हैं तो वो नंबर मेरे ख्याल है करेक्ट करने की जरूरत है। इसमें मैं डबल कोई नहीं कह रहा, बढ़ गए और बढ़ रहे हैं, वो तो अब 1300। ठीक है, अब आ जाए आप इसके साथ साथ ड्यूटी ड्रॉबैक।
पहली दफा आपको सुनकर यह हैरत होगी कि ड्यूटी ड्रॉबैक की मद में 3000 अरब रुपए हमारे बिजनेसमैन के गवर्नमेंट पे चढ़े हुए। फैसलाबाद की इंडस्ट्री बंद हो गई है इसलिए कि उनको पे बैक नहीं किया गया जिससे वो इंडस्ट्री चला सकते। एक्सपोर्टर रो रहा है कि अगर हमें आप ये पैसे दे दें तो हम एक्सपोर्ट में इजाफा कर सकते हैं। एक्सपोर्ट ऑल ऑफ ए सडन नहीं बढ़ सकती। एक्सपोर्ट के लिए जो जिन चीज़ों की ज़रूरत थी सब्सिडी हमने इलेक्ट्रिसिटी में भी दी, गैस में भी दी है। एक्सपोर्ट बढ़ेगी, जो हमने कमिट किया है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगी, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट जब तक कम हमारा नहीं होगा हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आप 3000 अरब रुपए का नंबर कोई मामूली नंबर नहीं है। ये जो आप आज हमसे कह रहे हैं 5 महीने हमने ये कर दिया, आप ये बताइए कि $92 बिलियन का डेट चढ़ा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। इसके साथ